नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रव गांव-गांव शिविर लगाकर की जाएगी जन सुनवाई। 5 अक्टूबर को पद्मधर पार्क में भाजपा भगाओ भारत बचाओ हुंकार रैली का होगा आयोजन। रोजगार मेले में 922 युवाओं को प्रदान किए गए ऑफर लेटर और किराएदार ने मकान मालिक पर पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का लगाया आरोप। खबरों पर नजर अब विस्तार से। अब गांव-गांव शिविर लगा करके जाएगी जन सुनवाई। शासन के निर्देशन पर चलाया जाएगा विशेष अभियान। इस दौरान राजस्व के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य मामलों का होगा निराकरण। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने गरीब रिक्शा चालक समेत कोविड के चलते अपने परिजनों को खोने वाले 2 बच्चों की आर्थिक मदद किए जाने का लिया निर्णय। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित जन सुनवाई के दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बड़ी तादाद में दूर दूर से आए जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। साथ ही उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप अब जन सुनवाई करने गांव-गांव में शिविर लगाकर जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस दिशा में शासन के निर्देशन पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा राजस्व के मामलों का भी त्वरित निराकरण करने मौके पर ही किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने आगामी 1 नवंबर से 15 नवंबर तक राजस्व संबंधी सभी समस्याओं को निपटाने अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अन्य समस्याओं का भी निराकरण मौके पर ही किया जाएगा। इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बात की गई तो उन्होंने रीवा दर्शन को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि जन सुनवाई के दौरान एक घायल रिक्शा चालक की मदद के लिए उसे 3000 रुपए रेड क्रॉस के द्वारा दिए गए हैं। इसी तरह से कोविड-19 के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले 2 बच्चों को प्रत्येक माह 2-2 हजार रुपए दिए जाने की भी व्यवस्था बनाई गई है। वैसे लगातार जन सुनवाई हो रही थी, बट अभी शासन द्वारा निर्देशित करने के बाद एक विधिवत सभी विभाग का अधिकारी के साथ है ना जन सुनवाई आज है ना शुरू हुआ है। उसमें काफ़ी सारा जमीन रिलेटेड है ना समस्या है, स्पेशली भू अभिलेख है ना सुधार के ना बहुत सारे एप्लीकेशंस आई है। वैसे शासन ने निर्देशित किया है कि आज से ही हम लोग है ना ऐसे एप्लीकेशंस फील्ड में भी कैंप लगा के लेने के लिए शुरू करेंगे और 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में भू अभिलेख सुधार है, खसरा टूटी है, उनका नाम में सुधार है, रकबा में सुधार है, क्लरिकल एरर के कारण उसका है ना हम लोग सारे आवेदन लेकर है ना निराकरण करेंगे। उसके साथ साथ है ना कुछ लोगों का आवास की संबंधित है ना डिमांड आई, इमीडिएटली जिला पंचायत के माध्यम से चेक करके उनकी क्रम कौन सी है प्रधानमंत्री आवास का वो है ना बताया गया है। कुछ लोगों को आर्थिक मदद भी है ना मतलब आज है ना जन सुनवाई के माध्यम से किए गए, मतलब एक व्यक्ति का 3000 रुपये हैं। हम लोग रेड क्रॉस से रिक्शा चालक था, उनको पैर में प्रॉब्लम था, उनको मदद किए गए। और 2 ऐसे केसेस हैं कोविड में ना उनका मृत्यु हो गई है उनका पति का, बट सिंगल मदर है, उनके ना बच्चे हैं, उनका भी है ना हम लोग निजी स्पॉन्सरशिप योजना के हम लोगों ने लोगों से अपील किए हैं पैसा जमा करने का। उसके माध्यम से ऐसे 2 बच्चे को 2000 हर महीने के हिसाब से पूरा 1 साल का है ना एक सैंक्शन की योजना वो भी है ना किए हैं। और भी विभिन्न प्रकार का एप्लीकेशन आए। सर आमतौर पर ज़्यादातर देखा गया CM हेल्पलाइन से शिकायतें आती हैं, फिर उनका निराकरण यहाँ पे होता है। CM हेल्पलाइन में काफ़ी सारा शिकायत निराकरण होता भी है, बट ऐसे शिकायत होती है समटाइम्स है ना वो CM हेल्पलाइन के माध्यम से निराकरण होना संभव नहीं है। वो एटलीस्ट कोर्ट में राजस्व न्यायालय की है ना प्रक्रिया है। ऐसे शिकायतें CM हेल्पलाइन में लगातार है ना शिकायत दर्ज करते हैं, जैसे विवादित बंटवारा है या नक्शा तरमीम का है ना चीज़ें का अभी तक है ना न्यायालय के द्वारा पुष्टि नहीं किया गया है। सो लगातार हम लोग अपील करते हैं कि कौन सी चीज़ें न्यायालय के माध्यम से हो सकता है वो CM हेल्पलाइन के माध्यम से ना करें। सर शुरू हुआ है, हम लोग नीचे भी है ना आज है ना सभी जगह डायरेक्ट करेंगे कि सभी सब डिवीज़न में भी है ना सब डिविजनल ऑफिसर के साथ है ना जन सुनवाई की है ना व्यवस्था हो और करना भी चाहिए, मतलब उसका और व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं सो दैट एक्चुअली तहसील से यहाँ लोग है ना कम से कम लोग आए हैं उसके ऊपर हम जी। यहाँ पर आप लोग आज कलेक्ट्रेट आई हैं, क्या समस्या है, काहे के लिए आई बताइए। जी हम लोग ग्राम पोस्ट खौर के निवासी हैं और हमारा जो घर बना था 6 साल पहले, वहाँ के घर के बगल में ही गांव के एक और जन है भगवान दास तिवारी, वो हमारे घर के बगल में लहा से 3 बार जला चुके हैं। हम लोग पहले भी मना कर चुके हैं, पुलिस को भी इंक्वायरी कर चुके हैं और ऊपर भी CM हेल्पलाइन में भी कांटेक्ट कर चुके हैं, पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग कलेक्ट्रेट आए। पुलिस आती है आपके यहाँ? पुलिस आ चुकी है। क्या कार्रवाई की उन्होंने, क्या बोला? उन्होंने बोला है कि
ये उनकी ज़मीन है, वो लोग जला सकते हैं, पर संविधान भी सर्वोच्च है भारत में, तो संविधान में भी लिखा गया है कि घर के पास ज़मीन नहीं जलाया जा सकता, कोई भी जहाँ इमारत बन सकती है। तो आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट आई तो किनसे मिलेंगे अब? जी, हम कलेक्टर सर से मिलेंगे, उनसे अर्जी करेंगे, आगे सुनवाई नहीं होगी तो फिर आगे और तो क्या आसपास जलाने के स्थान बना हुआ जी, है? बिल्कुल, हमारे गांव के बाहर नदी किनारे बना हुआ है स्थान, वहाँ नहीं जला रहे हैं, उनकी पुश्तैनी और भी ज़मीन है, वहाँ भी नहीं जला रहे हैं। तो क्या माना जा रहा है कि वो लोग परिवार के हैं या जानबूझ के जला रहे हैं? जानबूझ के जलाया जा रहा है, परिवार के नहीं है, हमारे गांव के ही पहले के रिश्तेदार हैं, कोई रिलेशन ऐसा है नहीं, दुश्मनी, बस हम लोग इसमें जला रहे हैं बसिंदा। तो क्या आप लोग इस कितने बार ऐसा हो चुका? 3 बार हो चुका है। तो अलग अलग? हाँ, अलग अलग। कब से ये चल रहा है? आज से मतलब 2-3 साल पहले से, 2 साल हो रहे हैं, तब से चल रहा है वही। जिस स्थान पे जला रहे हैं उसके पहले कभी नहीं जलाया जाता था वहाँ पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल द्विवेदी है। तो आज किसके साथ आई हैं आप? जी, मैं अपने माँ के साथ आई हूँ, यही जन सुनवाई, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई देख रेख करने वाला है नहीं, मेरे पापा की डेथ हो चुकी है एक्चुअली 1.5 साल पहले, तब से हम लोग को। जब आपके पापा की डेथ हो गई थी तो कहाँ जलाया गया था? वो हम लोग के घर के सामने ही जलाया गया है, तभी हम लोग मेरे पापा का 10वां था, और तभी हम लोग ने इतनी कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग के ऊपर दुख पड़ा था, तो हम लोग नहीं जलवा पाए हैं। नहीं तो आपके पापा को कहाँ जलाया गया है? हमारी ज़मीन दूसरी है जलाने की, हम लोग पुश्तैनी ज़मीन है, जहाँ हम लोग का शमशान घाट है रियल का, वो लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे जला रहे हैं। 5 अक्टूबर को पद्मधर पार्क में भाजपा भगाओ भारत बचाओ हुंकार रैली का होगा आयोजन। 5 अक्टूबर मंगलवार सुबह 11 बजे से आयोजित होने वाली हुंकार रैली के संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि देश भर में एक तरफ जहां बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार चरम पर है। इतना ही नहीं, लगातार देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती जा रही है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद श्री पटेल ने कहा कि कृषि कानून के जरिए किसानों के साथ सरकार तानाशाही कर रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से सरकारी संस्थानों व जमीनों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने का षड्यंत्र भी कर रही है। इसके साथ ही श्री पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी तथा 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया था। इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार भी व्यक्त किया जाएगा। आप खुद सुनिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने क्या कहा। तो इस तरह से षड्यंत्र जो हो रहा है किसानों की ज़मीन हड़पने का, उसका मालिक पूंजीपति को बनाने का, ये बहुत खतरनाक खेल है। तो ये सारे इस तरह के मुद्दे हैं। ये भाषण भरपूर देते हैं, देश बेचने में लगे हुए हैं, कह देते हैं कि सौगंध हमें इस मिट्टी की हम देश नहीं बिकने देंगे। बड़ा अच्छा नारा लगा। और उसके बाद हो क्या रहा है, सारे जो पब्लिक सेक्टर हैं वो हम बेच देंगे, खनिज बेच देंगे, रेलवे बेच देंगे, प्लेन बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, सारे संसाधन बेच देंगे, रेलवे बेच देंगे, ज़मीन किसान की बेच देंगे, गरीब का हक अधिकार बेच देंगे, लेकिन देश नहीं बिकने देंगे। मोदी बड़े देशभक्त हैं तो देश बनता है। तो इस तरह से माने जो है अहंकार में भारतीय जनता पार्टी चूर है और चाहते कि कुछ भी हो जाए, हमें केवल पूंजीपतियों को मजबूत करना है, बाकी 90% किसान और गरीब को कंगाल करना है, उसको मजबूर बनाना है। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इन सारे मुद्दों का विरोध कांग्रेस जम करके करती है, करेगी, सड़क पर उतरेगी। और जनता भी अब समझने लगी कि इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। जनता भी अच्छी तरह से समझ गई। सब इनके नारे खोखले हुए, जीएसटी आएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, एक सिस्टम बन जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं 5 तारीख को रीवा में ये कांग्रेस पार्टी की जनाक्रोश रैली इस बयान के साथ में कि भाजपा भगाओ भारत को बचाओ, ये देश को बचाने का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का सवाल है और इस देश के मेहनत करने वाले लोगों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने का सवाल है, उनके स्वाभिमान और सम्मान को मजबूत करने का सवाल है। तो इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस करती है। और इस देश की पूंजी इस देश का गरीब है, इस देश की पूंजी इस देश का किसान है,
इस देश की ताकत इस देश का दलित आदिवासी है। तो अगर इनका स्वाभिमान टूट जाएगा तो फिर देश टूट जाएगा, प्रजातांत्रिक मूल्य खत्म हो जाएंगे, प्रजातांत्रिक। इसलिए उसको बचाना है, उनके विश्वास को मजबूत करना है। इस वजह से काम का बना है, जिसमें प्रभारी बनाए गए हैं। तो हमारे प्रभारी अपने तरीके से गांव-गांव में जा कर के जो है जनता को माने समझाएंगे और जनता को इसमें भागीदारी बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ये सब जिम्मेदारी सब दायित्व सबको दिया गया है। इसी वजह से आज ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। हम चाहते हैं कि आप भी पत्रकार तो हैं, लेकिन उससे पहले जो है एक सामाजिक प्राणी है, कहीं न कहीं से किसान है, कहीं न कहीं से गरीब मध्यम वर्ग के हैं, जो इस तरह के माने अनर्गल प्रचार करके किसान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये इतनी बड़ी गंभीर समस्या है कि इस देश के किसान की ज़मीन अगर किसान को चली जाएगी तो किसान क्या होगा? किसान तो मजदूर बन जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। वो कहते हैं किसान के फसल दूना करना चाहते हैं, फ़ायदा देना चाहते हैं, किसान नहीं समझ रहे। तो केवल किसान को यही कह रहा माफ़ कर रहा, हम लोग यही माफ़ कर रहे हैं कि आप देना चाहते हैं, केवल आप एक कानून बना दीजिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस प्राइस से कम में कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यापारी हो, इससे कम में नहीं खरीद सकता। तब तो हम जानने क्या उनके हितों का संरक्षण करते हैं। तब वो कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है और भाषण देते हैं कि हमारा गोडाउन भी रहेगा, हमारी मंडी भी रहेगी, हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रहेगा, लेकिन कानून में बनाने के लिए उसके लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, ये सब समझता है कि रोजगार मेले में 922 युवाओं को प्रदान किए गए ऑफर लेटर। बेरोजगार युवक व युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेंटियम पॉइंट कॉलेज करहिया रीवा में एक दिवसीय रोजगार मेले में कुल 1518 आवेदकों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें से विभिन्न कंपनियों द्वारा 922 आवेदकों को प्रारंभिक रूप से चयन किया गया है। रोजगार मेला मध्य प्रदेश शासन के जॉब फेयर योजना अंतर्गत तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। रोजगार मेला जिला रोजगार कार्यालय, यशस्वी ग्रुप एवं पेंटियम पॉइंट कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस संबंध में जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 14 कंपनियां द्वारा सहभागिता की गई। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में बैंकिंग क्षेत्र की ITM स्किल्स, ICICI बैंक द्वारा 75, तराशना माइक्रो फाइनेंस जबलपुर द्वारा 93 तथा ITM स्किल्स एक्सिस बैंक द्वारा 27 आवेदकों का चयन किया गया। BPO सेक्टर की जस्ट डायल कंपनी ने 13, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यशस्वी ग्रुप रीवा की कंपनी ने 93 तथा विराज प्रोफाइल लिमिटेड पालघर मुंबई की कंपनी ने 9 आवेदकों का चयन किया। इसी प्रकार ई कॉमर्स सेक्टर की इनोवेटिव सॉल्यूशन भोपाल की कंपनी ने 60, रिटेल सेक्टर की डॉगी डम्स अहमदाबाद गुजरात की कंपनी ने 65 तथा ई कॉमर्स रिटेल सेक्टर की द पाई.com रीवा की कंपनी ने 48 युवाओं का चयन किया। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रगतिशील एग्रोटेक रीवा की कंपनी ने 114, प्रगतिशील बायोटेक रीवा की कंपनी ने 108 तथा टेक्निकल सेक्टर की लर्नेट एंड गुड वर्कर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 114 युवाओं का चयन किया। वहीं सिक्योरिटी सर्विस सेक्टर की अनुसुईया सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रीवा की कंपनी द्वारा 58 तथा एजुकेशन सेक्टर के एडवांस फ्यूचर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाराणसी की कंपनी द्वारा 45 आवेदकों का चयन किया गया। बच्चों को जो है तो रोज़गार मुहैया कराना, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि पिछले 1.5 साल से कोरोना के इस पैनिक सिचुएशन में करोड़ों लोगों की जॉब जा चुकी है और लोग परेशान थे। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन रीवा, रोज़गार कार्यालय रीवा और हमारे महाविद्यालय ने सभी लोगों ने संयुक्त रूप से मिल करके लगभग 15 कंपनियों से बात की, जिसमें पवन पांडे जी, अनिल दुबे जी रोज़गार कार्यालय से इनकी भूमिका अहम रही और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हुआ, जहां पर आज लगभग 1500 से 2000 बच्चे उपस्थित हुए और इसमें जो है तो विभिन्न कंपनियों में इंटरव्यू हुआ प्रॉपर वे में और कंपनियां जो है तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो भी प्रोवाइड करा रही हैं सिलेक्टेड बच्चों को
निश्चित तौर पर बच्चों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। आपके निकले हुए बच्चे जो कॉलेज से पढ़ कर निकले हैं, क्या वो लोग भी आए थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चे भी आए हैं और उन बच्चों की उनका सिलेक्शन हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी सिलेक्शन को अभी तो पूरी जानकारी तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी परिणाम आना बचा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन है। बच्चों के इंटरव्यू के हिसाब से जो हमने बच्चों से बात की, उसके हिसाब से बच्चे अपने आप को सिलेक्ट समझ रहे हैं। क्या नाम है? आज का मेला माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुरूप कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इस एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन जो है जिला रोजगार कार्यालय, यशस्वी ग्रुप और पेंटियम पॉइंट कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। इस आज के रोजगार मेले में लगभग 15 कंपनी भाग ली हैं, जिसमें आपके मार्केटिंग सेक्टर की कंपनी, एग्रीकल्चर सेक्टर की, माइक्रो फाइनेंस की, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां आज उपस्थित होकर के लड़कों का चयन कर रही हैं, आवेदकों का चयन कर रही हैं। अभी तक लगभग 2000 बच्चों का पंजीयन हो गया है और अभी भी चयन की कार्रवाई चल रही है। अभी लगभग प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 800 बच्चों को लेटर ऑफ इंटेंट या ऑफर लेटर प्रदान किया गया है। तो ये जब तक ये कार्रवाई सभी बच्चों के सिलेक्शन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक ये अनवरत देर तक चलती रहेगी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार दुबे, उप संचालक रोजगार, रीवा। किराएदार ने मकान मालिक पर पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का लगाया आरोप। कहा, अवैध संबंध मकान मालिक जान से मारने की भी दे रहा है धमकी। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गडरिया का बताया जा रहा है, जहां किराए का मकान लेकर परिवार सहित रह रहे संतोष कुमार नामदेव ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मकान मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कहा कि मकान मालिक अश्विनी कुमार मिश्रा का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है और अब उसकी जान भी खतरे में है। एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे संतोष नामदेव ने बताया कि वह ड्राइवरी करता है और अपने परिवार के साथ अश्विनी कुमार मिश्रा के घर में किराए का मकान लेकर रह रहा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी के साथ मकान मालिक का अवैध संबंध भी है। इस बात को लेकर जब संतोष ने मकान मालिक से बात की और घर खाली करने को कहा, तो मकान मालिक द्वारा उसे चोरी के केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर की गई और अपनी फरियाद भी सुनाई गई। आप खुद सुनिए शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे पीड़िता की पीड़ा। और कहाँ से आए हैं? संतोष कुमार नामदेव नाम है, गडरिया मोड़ से आए हैं। आप एसपी कार्यालय आए, किस घटना की शिकायत करने हैं? इस घटना से हम चाक घाट की गाड़ी चला कर रहे हैं, मऊगंज से चाक घाट हैं, और हमारे बच्चे दो यहाँ रहते थे हैं। तो बच्चे लोग हमारे घर वाली को उनके कमरे में पाए। किनके कमरे में? मकान मालिक के बिस्तर पे हैं। फिर लड़का मेरा फ़ोन किया हैं कि पापा आवा घरे। हमकन कहा हो बेटवा, कहीं घर में खर्चा नहीं है, कुछ चले आवा आन घरे। तो हमारे लड़के बताए पापा ऐसा ऐसा बात है हैं, मम्मी रात के यहाँ रहती है, फिर चली जाती उनकी हैं, और फिर आवत थी लौट के। तो ये सब दिखन था कहन हम कमरा खाली करे कहन मालकिन का। तो मालकिन बोला थी कि हम कमरा नहीं खाली करावे। हम काहे नहीं खाली करे भाई हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी वाइफ का आपके मकान मालिक के साथ में नाजायज संबंध है? जी। ये कब से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है? अब यह कब से चल रहा है उनका नहीं मालूम है। ये घटना की शिकायत आपको हमारा लड़का बच्चे के माध्यम से पता जी, हमको बिल्कुल नहीं। अब आप जब रूम वगैरह खाली करना चाह रहे होंगे? हाँ, तो मालकिन बोलती है हम रहेंगे तो इसी रूम में रहेंगे हैं। हम कौन दबाव में हैं, हम कौन दबाव में भाई। अब लड़का बतावा लाग है कि ऐसा ऐसा आई है भाई हैं। तो मेहरारू का के लड़का का दिखी उनका लड़का सब कुछ दिखल लाग है। वो मारे डरा ला तो मरबे वो मरी हैं। अब क्या करिए? इस घटना की शिकायत आपने कहीं की है? हाँ, थाने में कर दिए हैं और यहाँ कार्यालय में। तो अभी जब आप थाने में शिकायत की है तो वहाँ क्या आपको आश्वासन दिया गया? तो कोई नहीं दिया गया ना, कोई आया। हाँ। अभी तक थाने के द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं गए, न क्यों गवाए है ना हुए हैं। तो अब आप एसपी कार्यालय हैं, क्या चाहते हैं? हम यही के बलबूते हमारा कमरा खाली करा दिया जाए, इसी में हमारी भलाई है, हमारे बच्चों की भलाई है। कब बोल दे हमें कम जान से मार देवे, कब चोरी में फंसा देवे। कौन बोलता है ये मकान मालिक बोल रहा है। क्या नाम मकान मालिक? अश्विनी कुमार मिश्रा। शासकीय कन्या पाठशाला में अतिक्रमणकारियों का कब्जा। मामला दीनदयाल धाम पटरा का है, जहां दबंगों ने शासकीय स्कूल में अवैध कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत की गई। बावजूद इसके अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों की जान भी जोखिम में है। टाल संचालक की तानाशाही के चलते स्कूल भवन लकड़ी के बोझ में दबा हुआ है।
अगर इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा होने की संभावना है। मामला रीवा जिले का है, जहां लकड़ी टॉल संचालक नीलेश विश्वकर्मा शासकीय प्राथमिक कन्या पाठशाला सिकरम खाना में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी जेब भर रहा है। स्कूल प्राचार्य अनीता द्विवेदी द्वारा बताया गया कि शासकीय प्राथमिक कन्या पाठशाला सिकर खाना सन 1959 में से दीनदयाल धाम पडुआ में संचालित है, जहां पिछले कई वर्षों से टॉल संचालक नीलेश विश्वकर्मा द्वारा अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है और उसके द्वारा लकड़ी का टॉल संचालित किया जा रहा है तथा पूरी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखा गया है, जिससे स्कूल में जगह ही नहीं बची है। विद्यालय परिसर की दीवार पर पूरी लकड़ियों को टिका दिया गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लकड़ियों का लोड ज्यादा होने के चलते कभी भी विद्यालय की दीवार और छत बैठ सकती है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन को भी खतरा बना हुआ है। इसकी शिकायत पूर्व में जिम्मेदार अधिकारियों से की गई, बावजूद इसके टॉल संचालक नीलेश विश्वकर्मा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों को खेलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। विद्यालय परिसर में लकड़ी का गट इकट्ठा होने की वजह से पानी निकासी में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पठन पाठन में भी काफी बाधाएं आ रही हैं। मुझे ये कहना है कि मेरे विद्यालय का अतिक्रमण हटाया जाए और बाउंड्री वाल बनवा दी जाए। आवारा पशु यहाँ जमा होते हैं। विद्यालय प्रांगण में नाली की व्यवस्था नहीं है, बरसात का पानी जमा हो जाता है, जिससे बच्चे छोटे हैं। कितने वर्षों से यहाँ विद्यालय संचालित है? ये विद्यालय 1959 में स्थापित हुआ और ये अतिक्रमण किया गया है विद्यालय परिसर पे कई वर्षों से। हम यहाँ 1999 से कार्य करते हैं। इसके लिए पत्राचार आपने कहाँ किया अतिक्रमण हटाने को लेकर? पत्राचार हमने विभाग को किया। कहाँ की हैं? कलेक्टर साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, संकुल प्राचार्य बीआरसी। तो क्या आज तक कार्रवाई हुई शिकायत के बाद? कार्रवाई होती तो आप स्वयं देखते। ये अतिक्रमणकारी कहाँ के हैं और क्या करते हैं? स्थानीय निवासी हैं। किस तरह से अतिक्रमण कर लिए हैं? इसका पता तो हमें भी नहीं है, क्योंकि हम 12 नंबर वार्ड के निवासी हैं। ये सब स्कूल हमारा वार्ड नंबर 3 नहीं, किस तरह का अतिक्रमण किया गया है विद्यालय की जमीन पर? ये तो आप स्वयं उन्हीं से पूछ सकते हैं कि किसकी अनुमति से अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं। किस तरह का अतिक्रमण किए हैं? शर्मा जी, नीलेश विश्वकर्मा जी का यहाँ जो टाल लगा हुआ है, ये लकड़ी उन्हीं की। कई बार उनको कहा गया कि भाई लकड़ी हटाओ, विद्यालय की भूमि है। अब विद्यालय खुल गया है और बच्चे आएंगे, उनको तकलीफ हो, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं, अनाज तक उसका पालन किया। मतलब आप जब भी उनसे कहती हैं घटाने के लिए, हम आए दिन उनसे आपकी बात को इग्नोर कर अनसुना कर देते हैं। विद्यालय में 5वीं तक के बच्चे आते हैं, तो ये विद्यालय में अब जमीन नहीं बची है, अतिक्रमणकारियों ने कर लिया, तो बच्चे कहाँ खेलते हैं? नहीं खेलते, रूम में बैठाए रहते हैं। आधी छुट्टी में उनको डर लगता है कहीं बच्चा कुचल न दे। और यहाँ बगल में जो स्कूल में बिल्डिंग बनी हुई है, विद्यालय भूमि है, तो अब उधर तो जाने नहीं देते, क्योंकि बगल में बिजनेस है, पानी का है, तो वहाँ गाड़ियाँ आती जाती हैं। जैसे देखा जा रहा है कि लकड़ी के टुकड़े रखे हुए, कई ऐसे टुकड़े होंगे जो छोटे छोटे रहते हैं, बच्चों को लग भी खतरा सकते है, हैं। बहुत खतरा। इसमें अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया गया। नहीं हुआ होता तो दिखाई न देता। हमने तो कई बार मौखिक रूप से भी कहा, लोगों से निवेदन भी किया, हाथ भी जोड़ा कि भाई हमारे बच्चे छोटे हैं, कम से कम स्कूल टाइम में तो आप वाहन मत निकाला करो। आपने भ्रष्टाचार के माध्यम से कितनी बार सूचना दे चुकी होगी प्रशासन को? हर वर्ष करते हैं, कंटिन्यू 20 वर्ष से तो हम देख रहे हैं, हम स्वयं काम कर रहे हैं 1999। नाम और पद बता दीजिए अपना। मेरा नाम अनीता द्विवेदी जी है, सहायक शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक कन्याशाला सिकर। मऊगंज जनाक्रोश आंदोलन में उमड़ा जन सैलाब। कांग्रेस नेता का दावा, 50,000 की संख्या में लोगों ने दी है गिरफ्तारी। मऊगंज को जिला बनाना क्षेत्र की पहली प्राथमिकता है व क्षेत्र की जनता का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी मांग को लेकर गत दिवस मऊगंज पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में विशाल जनाक्रोश आंदोलन को सफल बनाने मऊगंज की आवाम जी जान लगा रही है तथा मऊगंज को जिला बनाने तत्पर देखी गई, जिसका असर सभा स्थल से लेकर मऊगंज में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक 50,000 की संख्या में लोगों ने एक साथ गिरफ्तारी दी है, जो अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी मानी जा रही है। मऊगंज को जिला बनाए जाने, बाणसागर का पानी क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध करवाने, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने सहित बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत दिलाने एवं किसानों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने की मांग की है।
इसके साथ ही अल्प वर्षा के कारण मऊगंज को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने तथा किसानों को मुआवजा वितरित किए जाने सहित आवारा पशुओं की व्यवस्था के लिए तत्काल गौशाला का निर्माण कराए जाने के अलावा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर मऊगंज के पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह पन्ना की अगुवाई में विशाल जन आक्रोश आंदोलन मऊगंज हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में किया गया, जिसमें क्षेत्र भर की आवाम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपनी इन मांगों को बुलंद करने का संकल्प लिया। साथ ही यह भी संकल्प लिया गया कि जब तक मऊगंज को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक क्षेत्र की जनता सरकार के मुखिया को मऊगंज की धरती में प्रवेश नहीं करने देगी। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह पन्ना हुंकार भर रहे हैं। इस दौरान इनके साथ राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इन्हीं तमाम बातों को लेकर मऊगंज में जनसैलाब उमड़ पड़ा और सभी स्थल से लेकर शहर की गलियों तक में जाम की स्थिति निर्मित हो रही। जन आक्रोश आंदोलन का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए और सभा के बाद सभी ने एक साथ बड़ी तादाद में गिरफ्तारी दी। कांग्रेस की माने तो तकरीबन 50,000 लोगों ने एक साथ गिरफ्तारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि मऊगंज को जिला नहीं बनाए जाने को लेकर क्षेत्र की जनता में बेहद आक्रोश है और सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले मऊगंज दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि अगर मऊगंज की जनता भाजपा को विधायक बनाकर देगी तो वह निश्चित तौर पर मऊगंज को जिला बनाए जाने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और शीघ्र ही मऊगंज को जिला बना दिया जाएगा। इस घोषणा का असर भी देखने को मिला और मऊगंज वासियों ने क्षेत्र से भाजपा विधायक को चुनकर सदन में भी भेजा। बावजूद इसके भाजपा सरकार की वादा खिलाफी देखने को मिली और प्रदेश सरकार ने नए जिले के रूप में देवास के बागली को चुना, जबकि मऊगंज को जिला बनाने की मांग लंबे अरसे से चल रही है। इधर बागली को जिला बनाए जाने के बाद मऊगंज की जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि अगर मऊगंज को जिला नहीं बनाया गया तो इसका अंजाम बुरा होगा। इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोगों ने कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह पन्ना की अगुवाई में मऊगंज को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। मऊगंज को जिला बनाने को लेकर अब जनता ने अपना रुख साफ कर दिया है, जिसके लिए आज कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में हजारों की भीड़ एकत्रित हुई तथा जन आक्रोश आंदोलन के जरिए मऊगंज को जिला बनाए जाने की मांग की गई। वहीं कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह पन्ना ने कहा है कि इस मामले में सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार को यह घोषणा करनी पड़ेगी। यह क्षेत्र की जनता का दबाव है और इसी दबाव के कारण यह जन आक्रोश निकल कर सामने आ रहा है। कांग्रेस के जन आक्रोश आंदोलन में कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह पन्ना के अलावा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल समेत बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में कांग्रेसियों ने एक साथ गिरफ्तारी भी दी है, जो अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी कही जा रही है। कोविड टीकाकरण का पहला डोज लगाए जाने का विशेष अभियान। कोविड-19 नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिले में गहन स्तर पर अभियान चलाकर टीकाकरण का पहला डोज लगाने हेतु अभियान संचालित किया जा रहा है। जिले में अब तक अनुमानित 5 लाख लोगों को टीका लगाया जाना शेष है। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी एवं नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ श्री स्वप्निल वानखेड़े ने भी सभी जिला अधिकारियों एवं अधीनस्थ मैदानी अमला को घर घर सर्वे कर शेष बचे पहले डोज वाले व्यक्तियों को टीकाकरण केंद्र पर पहुंचाकर टीका लगवाने हेतु निर्देश दिए हैं। गर्भवती माताओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं को उनके निवास गांव में विशेष छत्र लगाकर टीकाकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा ने बताया कि विकास खंड के अंतर्गत सीईओ जनपद टीकाकरण सत्र की जानकारी समय से उपलब्ध करा दे ताकि आमजन को टीकाकरण की जानकारी समय से हो सके। समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि टीका लगाने वाले का कोविड प्रोटोकॉल से उसी दिन 100% एंट्री हो जाए। हर केंद्र में 2 वेरीफायर रखने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने ग्राम में घर घर सर्वे कर शेष बचे प्रथम डोज के हितग्राहियों को चिन्हित करें एवं उन्हें इसकी जानकारी प्रति दिवस सचिव रोजगार सहायक को उपलब्ध कराएं ताकि उनका टीकाकरण कराया जा सके। सीएमएचओ ने बताया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को कलेक्टर द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। जिला टीकाकरण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि संभागीय भंडार से पर्याप्त मात्रा में सिरिंज एवं वैक्सीन प्राप्त कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही विभाग द्वारा डॉक्टर सुनील अवस्थी आरबीएस के
चिकित्सक को टीकाकरण अधिकारी के सहायक के रूप में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है, जो प्रतिदिन टीकाकरण सत्र एवं बची हुई वैक्सीन को जानकारी से विभाग को अवगत कराएंगे। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अपने नजदीकी टीकाकरण सत्र पर उपस्थित होकर टीकाकरण कराएं एवं लोगों को टीकाकरण सत्र तक लाकर टीकाकरण हेतु प्रेरित करें। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।